मेरे प्यारे दोस्तों, वाईसीटी परिवार में आपका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं और यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आप जो चीज पढ़ते हैं उसे कैसे लंबे समय तक, कम से कम एग्जाम के पीरियड तक, जब तक एग्जाम न हो जाए तब तक उसे कैसे याद किया जाए, कैसे याद रखा जाए, इसके बारे में आज चर्चा मैं करने जा रहा हूं। बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, कई बार पढ़ते हैं, लेकिन उनको याद नहीं होता है। रात को पढ़ते हैं तो सुबह भूल जाते हैं, दिन को पढ़ते हैं तो शाम को भूल जाते हैं। वह इस परेशानी से ग्रसित होते हैं। मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट, परफॉर्मेंस बहुत करते हैं, रिजल्ट नहीं आता है। बहुत टेंशन में बहुत सारे विद्यार्थी इसको लेकर डिप्रेस हो जाते हैं। कैसे होगा, सिलेबस इतना बड़ा है, लर्न इतना यादें करना है और याद कुछ हो नहीं रहा है, कैसे इस समस्या का समाधान हम प्राप्त करें। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है। पहली बात तो यह है कि जब भी कोई पढ़ाई कीजिए तो विदाउट प्रेशर कीजिए, एकदम रिलैक्स होकर कीजिए, स्वतंत्र होकर कीजिए और उद्देश्य को सामने तो रखना आपकी जो है जरूरत है, लेकिन उद्देश्य का जो परिणाम है, जो आपका रिजल्ट क्या होगा, उसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए। गीता का वह, भगवान श्री कृष्ण का वह उपदेश याद रखिए कि जो है कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म करना आपके हाथ में है, परीक्षा देना आपके हाथ में है, कॉपी चेक करना आपके हाथ में नहीं है। यह ऊपर वाले की मर्जी पर छोड़ दो। आप अगर नास्तिक नहीं हैं, आस्तिक हैं, गॉड पर आपका ट्रस्ट है, बिलीव है, फेथ है, तो डेफिनेटली आप इस कार्य को कर सकते हैं और कभी भी डिप्रेशन में नहीं आ सकते हैं। केवल कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है कि हम कर्म करें और फल की चिंता न करें? इससे ऐसा कभी हो सकता है क्या? हाँ, ऐसा हो सकता है। ऐसा अनुभव मेरा कहता है। मैं खुद जब पढ़ता था और आज भी जब पढ़ता हूँ, तो अगर हम फल के बारे में सोचने लगते हैं तो वह चीज जो हमको पढ़ना है, जो पैराग्राफ पढ़ना है, जो लाइनें हमें पढ़नी है, लर्न करनी है, वह हमसे उस रास्ते से भटक जाते हैं, फिर सपने के ड्रीम में चले जाते हैं। तब हम अपना कर्म परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ये इसीलिए इस बात को कहा कि कर्म करते समय फल की चिंता ना करें। मेरे कहने का उद्देश्य क्या है? कर्म जब करिए, जब पढ़िए, जब लर्न कीजिए, तब इसका जो हम प्रयास कर रहे हैं, जो मेहनत कर, इसका परिणाम क्या होगा उसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए। पहली बात। दूसरी बात तो ये है कि चीजों को बहुत अधिक लेंदी बना करके मत पढ़िए, उसको कोड बना लीजिए, उसको एक क्रम में सजा लीजिए। जैसे आपको ईयर नहीं याद होते हैं, किस ईयर में कौन सा इवेंट हुआ। जैसे हिस्ट्री के प्रश्न है, अकबर का काल है, मुगल काल है। अकबर आपको पता होगा कि 1556 में गद्दी पर बैठता है और वह जो है संरक्षण में बैठता है। किसके संरक्षण में बैठता है? बैरम खां के संरक्षण में बैठता है। और 12 साल की अवस्था, कहीं कहीं 14 साल की अवस्था लिखी हुई है किताबों में, वह 14 साल की अवस्था मान करके आप चलें। वह गद्दी पर जब आसीन होता है तो उसका कहने का तात्पर्य यह है कि उसका बुद्धि और विवेक विकसित नहीं हुआ होता है, फिर भी वह इतने बड़े डायनेस्टी जो पूरे नॉर्थ इंडिया में फैली हुई है, उसको संभालने का प्रयास करता है। संरक्षण बैरम खां का रहता है, वह भी चंद दिनों का रहता है, केवल 4 वर्ष का रहता है। 1560 में बैरम खां यात्रा पर निकल जाते हैं, रास्ते में उनकी हत्या हो जाती है। फिर उसके बाद महामानगा उनकी धाए मार रहती हैं, वो उनके संरक्षण में थोड़ा दिन, जिसको पेटीकोट शासन भी कहा जाता है, 2 वर्ष के लिए। लेकिन 1563 से तो वह स्वतंत्र होकर के, आप बताइए, 1556 में गद्दी बैठा, 14 साल का था। 1563 कितना हो गया? 7 साल जोड़ लिए, 21 साल। 21 साल एकदम जो है की अवस्था, मेच्योरिटी की अवस्था नहीं होती है। शासक बनने के लिए और अधिक एज की और अनुभव की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी अकबर जो है अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन पूरी तरीके से करता है। 1563 में वह तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर देता है। 1564 में स्वयं सेल्फ डिसीजन लेकर के वह 1564 में जजिया कर को समाप्त कर देता है और पूरे नॉर्थ इंडिया में छा जाता है। एक ऐसा बादशाह, एक ऐसा मुगल एम्परर सामने जनता के आता है जो हर वर्ग के, हर धर्म के, हर समुदाय के
लोगों को सम्मान देता है और सम्मान प्राप्त करने का प्रयास भी करता है। कहने का तात्पर्य है कि आप एक क्रम जोड़ लीजिए। अकबर का पढ़ना है, अकबर का डेट नोट कर लीजिए, कब से गद्दी बैठा, 1556। आपको डेट याद होना चाहिए। जब डेट याद रहेगा तो इवेंट अपने आप याद हो जाएगी। 56, 60, 61, 63, 64, 1576, 1582, 1596, 1599, 1601, 1605। 1605 में अकबर का एंड हो जा रहा है। अब गिने चुने डेट आपकी श्रृंखला बन गई। आपके मन में, आपके दिमाग में अकबर का पूरा फिगर सामने आ गया। अकॉर्डिंग डेट वाइज क्या उसने किया, कहां पर अटैक किया, किसको अपने साम्राज्य में जो है विलय किया, कब उसने कौन सा शासन व्यवस्था में सुधार किया, ये सारे 1500, जैसे हमने कहा 1582 का नाम लिया, 1576 का नाम लिया, जैसे 1582 उसने दीन ए इलाही करा दिया। दीन ए इलाही क्या है? सब धर्मों का सम्मान है, एक समन्वय है जिसमें हर वर्ग के लोगों को जो है उनके धर्म के अनुसार कार्य करने के लिए, प्रथा को चलाने के लिए छूट दी जाती है। 1599 में क्या किया, 1601 क्या किया, असीरगढ़ की अंतिम विजय कर रहा हुआ अकबर 1601 ईस्वी में वृद्ध हो चुका है, 56 साल की अवस्था हो रही है और 1605 में जाकर के उसकी मृत्यु हो जा रही है। मृत्यु 62 साल के, बहुत अधिक दिन तक नहीं जिया, वह बहुत अधिक दिन तक नहीं जीता है, केवल 62 साल तक जीता है। आप खुद जोड़ लीजिए, 1556 से 1605 उसका जो है एज है। इस तरह से आप लर्न करने की आपकी प्रक्रिया एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में जब रहेगी, आपको केवल मन में डेट, जब से ही आप डेट रखेंगे तुरंत आपके सामने पिक्चर आ जाएगा वो इवेंट। इस तरह से आप लर्न करेंगे तो टिल एग्जामिनेशन नहीं, पूरी जिंदगी आपको बता दूं, मेरा गारंटी है और अनुभव है कि पूरी जिंदगी आप किसी चीज को नहीं भूल पाएंगे। इस तरह से हर विषय में, जैसे पॉलिटी हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत लोग क्या करते हैं कि जो है जितने भी अनुच्छेद हैं उसको वह जो है याद करना लाइन से शुरू करते हैं। कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के आर्टिकल्स को, अनुच्छेद को लर्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। लर्न कभी करना ही नहीं चाहिए। हाँ, आपको ये देखना चाहिए संविधान के जो डिवीजन किया गया है, जो पार्टों में डिवाइड किया गया है, आज 25 पार्ट है। जब संविधान का निर्माण हुआ तो 22 पार्ट थे। तो पार्टों पर आपका फोकस होना चाहिए। क्या फोकस होना चाहिए कि पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 3 में क्या है, पार्ट 4 में क्या है। अच्छा, जैसे पार्ट 1 में संघराज्य क्षेत्र है। अच्छा, अगर पार्ट 1 में संघराज्य क्षेत्र है तो आपके दिमाग तुरंत आना चाहिए संघराज्य क्षेत्र का जो है एक्सप्लेनेशन किस से किस अनुच्छेद के बीच में है। तुरंत मन में आ जाएगा 1 to 4 आर्टिकल के बीच में संघराज्य क्षेत्र का एक्सप्लेनेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक में किया गया है। तुरंत मन में आ गया। पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 2 में आपके मन में आना चाहिए सिटीजनशिप है, नागरिकता है। तुरंत मन में आना चाहिए कि नागरिकता जो है आर्टिकल 6 से लेकर आर्टिकल 11 तक है। ये आपको मन में बैठ गया। तुरंत मन में आना चाहिए कि पार्ट 3 में क्या है। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार जिसको कहते हैं। तो आपके मन में आना चाहिए, अरे मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, ये क्वेश्चन अपने से कीजिए। तुरंत आप कहेंगे आंसर मिल जाएगा, अमेरिका से लिया गया है। अच्छा, फंडामेंटल राइट कितने प्रकार का होता है। तुरंत आपके मन में आ जाएगा फंडामेंटल राइट को 6 प्रकार से देने का दावा किया है संविधान ने। तो आप कहेंगे अच्छा, फंडामेंटल राइट का जो है एक्सप्लेनेशन क्या है, कहां से कहां तक संविधान में है। पार्ट 3 में तो समझ में आ रहा है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट को रखा गया है। फिर आपके मन में जैसे आ गया कि आप जो है डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट की बात कर रहे हैं, राज्य के निजी सत्तों की बात करें, आप कहेंगे ये कहां से लिया गया है। तो तुरंत आपके दिमाग आंसर देगा कि ये आयरलैंड से लिया गया है। अच्छा, इसका क्या महत्व है, तो आप तुरंत आपके मन में आएगा कि डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट इज ए प्रॉमिस गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान ने एक वादा किया है नागरिकों से कि whenever I will be strong position, I will provide to so many facility to all the Indian citizens, to all the Indian people। यह वादा किया है, आपके मन में तुरंत बैठ जाएगा। अच्छा, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक जो पार्ट 4 है, जिसको जो डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट कहते हैं, वो यह इसमें वर्णन है। फिर आप कहेंगे कि आर्टिकल पार्ट 4 में तो 4A भी है। 4A में केवल एक चीज है,
वह है फंडामेंटल ड्यूटीज। आपके मन में आएगा फंडामेंटल ड्यूटीज, यह तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि फंडामेंटल राइट अगर नागरिकों को मिला है तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी उसका कर्तव्य है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A में है, पार्ट 4A में है। यानी कहने का मतलब है कि संविधान को आर्टिकल वाइज नहीं, पार्ट वाइज आप याद करें तो आपको ताजिंदगी याद रहेगी, कभी भी भूलेंगे नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि किस पार्ट में किसके बारे में एक्सप्लेनेशन किया गया है। मेरे कर इसी तरह हर विषय के बारे में, चाहे वह हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे मैथ के फार्मूलाज हो, वह सीक्वेंशियल ऑर्डर में लिख लीजिए, उस क्रम से जो है माइंड में सेटअप कर लीजिए, जो बार बार जो है आपको लर्न करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। एक बार लर्न कर देंगे पूरी जिंदगी, मेरी गारंटी है और मेरा अनुभव है कि जो है आपको पूरी जिंदगी याद रहेगी, भूलने की कभी भूलेगा ही नहीं। हम तो आपसे इतना ही कह रहे हैं कि इस तरह से आप करेंगे तो एग्जाम पीरियड क्या क्या आप हमेशा याद रखेंगे और दूसरे एग्जाम के लिए अलग से पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। यह मेरा अनुभव है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर अजय मैत्र त्रिपाठी वाईसीटी परिवार में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा अनुभव मैंने जो आपसे शेयर किया अच्छा लगा हो, तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।